इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, ये जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 इवेंट सेम का SBTBR का। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द पावर फैक्टर इज, कि जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होता है उसमें पावर फैक्टर क्या होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें अगर हम इसको अगर वोल्टेज को अगर रिफरेंस लें, अगर वोल्टेज को रिफरेंस लें तो करंट जो होता है इसमें लीड करता है। ठीक है, अगर इसको हम करंट मान लें IC कैपेसिटिव करंट और इसको वोल्टेज, तो हमेशा जो होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री से लीड करता है जो आपका करंट होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो जो पावर फैक्टर जो होता है ये होता है cos फाई, और cos फाई यानी कि फाई जो होता है ये एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है, यानी कि जो पावर फैक्टर होगा हमारा वो 0 होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर बिहेव्स एज, कि स्टेडी स्टेट कंडीशन के दौरान इंडक्टर जो होता है कैसा बिहेव करता है। तो ये जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में। थर्ड क्वेश्चन है कि दी AC पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज जीरो व्हेन, कि जो AC पावर जो होता है हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वो जीरो होगा कब। तो देखिए जो पावर होता है इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, कि चूंकि रेजिस्टिव सर्किट है इसलिए केवल वोल्टेज इंटू करंट होगा। तो ये पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर को अगर मुझे जीरो करना है तो या तो मैं करंट को जीरो कर दूं और कोई भी वोल्टेज हो अगर जीरो से मल्टीप्लाइड करेंगे तो पावर ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो यानी कि हमारा करंट जब जीरो होगा तभी पावर जो होता है जीरो हो जाएगा। या दूसरा जो है VI, अगर हम वोल्टेज को जीरो कर दें तब भी जो है पावर जो है हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो या तो वोल्टेज आपका जीरो हो या करंट जीरो हो, कोई भी एक जीरो होगा तो आपका पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर करंट और वोल्टेज इज जीरो। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विथ, कि जो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है इसके साथ जो है कंसर्न करता है। तो ये जो है IR ड्रॉप और बैटरी EMF दोनों से करता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, बोथ B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्टिव एलिमेंट, कि कौन से जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक्टिव एलिमेंट है। तो जो आपका ट्रांजिस्टर जो होता है ये एक्टिव एलिमेंट होता है, और रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों तीनों के तीनों जो है हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप जो है चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा देखने के लिए पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और एग्जाम्पल भी जो है मैं दिया हूँ 4-5 एग्जाम्पल पैसिव एलिमेंट के और एक्टिव एलिमेंट के। तो आप वो एग्जाम्पल भी अगर याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, या तो पूछेगा कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या है या पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जो वहाँ पे आप सर्च मारिएगा ना इस पे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, तो आपको मिल जाएगा चैनल पे, इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा इसका लिंक। नेक्स्ट जो है आपका सिक्स्थ कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लीनियर एलिमेंट, कि कौन जो है इसमें एक लीनियर एलिमेंट है। तो जो आपका हीटर कॉइल जो होता है ये लीनियर एलिमेंट होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, हीटर कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज वैल्यू फॉर प्योर साइन वेव इज डैश टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, कि जो एवरेज वैल्यू जो होता है प्योर साइन वेव का वो कितना टाइम्स होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू का। तो जो एवरेज वैल्यू जो होता है ना हमारा इसका साइन वेव का, ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2Vm/पाई। ठीक है, और जब 2/पाई को डिवाइड करोगे ना तो तुमको आएगा 0.637 Vm। ठीक है, तो यानी कि 0.637 टाइम्स होता है हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके। ये Vm जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है।
ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू है, तो 0.637। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए आरएलसी सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस इज, कि जो वैल्यू जो होता है करंट का जो फ्लो करता है आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस के दौरान, वो क्या होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, या मीडियम होता है, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए ये जो है बहुत ही इजी है। इसमें क्या बोला है, ये सीरीज सर्किट है आरएलसी, तो आप आरएलसी जो है एक सीरीज सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, आरएलसी। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे मान के चलो कि हमने यहाँ पे सोर्स लगा दिया है वी एम साइन ओमेगा टी, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है ये हो गया हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटर है, इंडक्टर और रजिस्टर, ये तीनों के तीनों यहाँ पे हम लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अब जो होता है करंट जो होता है ये होता है एसी सर्किट में वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस। इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक्सएल जो है ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्सएल, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और जो एक्सी होता है ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जेड इक्वल टू हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है कि एट रेजोनेंस, ये पूछ रहा है रेजोनेंस के दौरान पूछ रहा है, तो रेजोनेंस में क्या कंडीशन होता है कि एट रेजोनेंस जो एक्सएल होता है हमारा वो एक्सी के बराबर होता है। ठीक है, तो जब रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो आपका जो पूरा टर्म जो है ये वाला, ये जब बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब जीरो हो जाएगा तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा इसमें, केवल इसमें जो है अब बचेगा जेड इक्वल टू रूट अंडर आर का स्क्वायर, बिकॉज ये जीरो हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन पे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है रेजोनेंस पे, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि जेड तुम्हारा क्या हुआ, मिनिमम हो गया, क्योंकि ये टर्म अगर रहता तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें ऐड करता रेजिस्टेंस में। ठीक है, लेकिन ये टर्म जब पूरा जीरो हो गया रेजोनेंस कंडीशन में, तो जो हमारा जेड हो गया वो हमारा मिनिमम हो गया। ठीक है, अब इससे मिनिमम कभी नहीं मिलेगा कोई भी कंडीशन पे, तो जब जेड मिनिमम हो जाएगा ना, तो करंट जो होता है ये होता है वोल्टेज अपॉन जेड, तो अगर जेड मिनिमम हो गया तो करंट जो होता है हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली करंट ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो ठीक है, तो करंट जो होता है हमारा मैक्सिमम मिलेगा रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज सर्किट में। ठीक है, तो ऑप्शन जो होता है इसमें मैक्सिमम कहाँ पे है, ये सी वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए आरएलसी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डिफाइंड बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, कि जो क्वालिटी फैक्टर जो होता है हमारा आरएलसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो डिफाइंड होता है कौन से एक्सप्रेशन से। तो देखिए जो क्वालिटी फैक्टर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, ओमेगा जो होता है ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, और इसका वैल्यू होता है 1/√LC। ठीक है, जब ये वैल्यू जो होता है हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब पुट करते हैं ओमेगा का वैल्यू फर्स्ट में, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या आएगा, यहाँ से ये एल बाई आर होगा और रूट ये एल सी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/r हो जाएगा और रूट एल बाई सी, ये जो है रूट जो है इससे कैंसिल हो गया, तो ये जो है रूट एल बाई सी हो जाएगा, तो यानी क्वालिटी फैक्टर जो होता है आपका 1/r रूट एल बाई सी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी जो होता है ये राइट होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट प्रीफर्ड मेथड टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कि कौन सा जो है कि बेस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है कैलकुलेट जब हमको करना रहता है करंट जब कोई सर्किट में फ्लो कर रहा हो तो। ठीक है, तो ये जो आपका नोडल करंट एनालिसिस जो होता है ये सबसे बेस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 8 नोड्स इन ए नेटवर्क द नंबर ऑफ इक्वेशन इन द नोडल एनालिसिस आर, कि अगर 8 नोड्स रहे आपके नेटवर्क में तो आपका नंबर ऑफ इक्वेशन जो होता है कितना होगा जब आप नोडल एनालिसिस करिएगा तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स -1। ये बस फॉर्मूला आप याद रखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अगर पूछे
कितना होगा, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन। तो आपका आप स्मॉल में ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस वन, ठीक है। तो यानी कि n जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 नोड्स दिया हुआ है। तो आप 8 लिख दीजिए, यहाँ माइनस वन कर दीजिए, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन जो होता है नोडल एनालिसिस में, ये होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन। नोड्स 8 है, तो 8 को मैंने 1 से माइनस कर दिया, तो ये 7 बच जाएगा। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन कंटेन, कि जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है ऑड पीरियोडिक फंक्शन का क्या कंटेन करता है। तो ये जो है जब ऑड पीरियोडिक होगा तो साइन टर्म को कंटेन करता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, ओनली साइन टर्म रहेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ टी इज एन इवन फंक्शन देन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ जे ओमेगा इज गिवन बाई, कि अगर एफ ऑफ टी जो है हमारा इवन फंक्शन है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ जे ओमेगा का। तो ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इज, कि इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है कि टी ई रेस टू द पावर माइनस ए टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो होता है केवल टी का अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है टी रेस टू द पावर एन का 1 डिवाइड बाई एस रेस टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। दूसरा जो है फॉर्मूला होता है ई रेस टू द पावर माइनस ए टी का कि 1 डिवाइड बाई एस प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस रहता है तो ये नीचे जो होता है प्लस हो जाएगा। तो बस ये दो फॉर्मूला जो होता है हम यूज करेंगे और इसका वैल्यू जो होता है हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसका टोटल निकालना है, तो सबसे पहले हम टी का निकाल लेते हैं। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो है टी का क्या होगा, टी का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है तो यहाँ पे एन इक्वस टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी कि ये हो जाएगा 1, एन की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 प्लस 1 करेंगे तो यानी कि हमारा आंसर आया 1 बाई एस स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा एक और टर्म है जिसका क्या है ई रेस टू द पावर माइनस ए टी, तो यहाँ पे t मल्टीप्लाइड ई रेस टू द पावर माइनस ए टी। तो ई रेस टू द पावर माइनस ए टी में क्या होता है कि जो भी एस टर्म होगा उसको बस एस प्लस ए से रिप्लेस कर देना है, उसको एस को एस प्लस ए से रिप्लेस कर दो बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/s² है, तो हम एस की जगह केवल पुट करेंगे एस प्लस ए और जो स्क्वायर है उसको ऊपर पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1 डिवाइड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अब एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15, ये भी जो है उसी से है ट्रांसफॉर्म से। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 16 का, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो होता है कॉस ओमेगा टी का, या ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा टी एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है। तो यानी कि इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर हम देखें किसका, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ये होगा हमारा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इसने, ये टर्म दिया हुआ है तो हम इन्वर्स निकालना है किसका, एस स्क्वायर, और जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमारा ये सेटल कर जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और इक्वस टू। अब आप देखिए यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या है 4 है, तो आप क्या करिएगा बस कॉस और 4 और टी, क्यों हमने ये ओमेगा को 4 से रिप्लेस किया, बिकॉज ओमेगा की जगह यहाँ पे 4 है, 16 था तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। अगर यहाँ पे वही अगर 25 रहता तो क्या करते 5 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 5t हो जाता, लेकिन यहाँ 16 है तो इसलिए एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ ओमेगा की जगह 4 है तो इसलिए कॉस 4t जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है इसका। सो ऑप्शन देखिए इसमें बी जो होता है ये राइट होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ एंड ओनली इफ, कि जो टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है वो रेसिप्रोकल होगा कब, तो जब हमारा AD माइनस BC इक्वस टू 1 हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल का कंडीशन है ABCD पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो
ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 होना चाहिए रेसिप्रोकल के लिए। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल व्हेन, कि टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है सिमेट्रिकल कब होगा। तो देखो जब Z11 का वैल्यू Z22 के बराबर हो जाएगा तो ये टू पोर्ट नेटवर्क जो होगा हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा जो टेबल है ना Z पैरामीटर का, Y का और ABCD का और स्मॉल ABCD का, H का और G का, ये सबका पैरामीटर का मैंने सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दोनों का एक टेबल जो है बना के मैंने 2019 का जो पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है नेटवर्क थ्योरी का, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी का प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। जो 2019 का मैंने ये किया हुआ है, इसमें जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसमें जो है ये दिया हुआ है, तो इसको जाके एक बार चेक कर लेना वो पूरा का पूरा टेबल को, ठीक है, वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें हर साल जो है ना ईच ईयर जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही हैं, ईच ईयर 3 मार्क्स या 2 और 3 मार्क्स तो हमेशा आएगा, ठीक है। छोटा सा टेबल है उसको जाकर देख लेना, वहाँ से सब मालूम चल जाएगा। बस ये कंडीशन पूछता है, जैसे वाई पैरामीटर में पूछ देगा कि क्या कंडीशन है आपका रेसिप्रोकल होने का, सिमेट्रिकल होने का, एच पैरामीटर का पूछ देगा, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आरसी सीरीज सर्किट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इज, कि जो आरसी सीरीज सर्किट होता है उसमें वैल्यू क्या होता है टाइम कांस्टेंट का, ये आरसी के बराबर होता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट जो है आरसी, ये आप याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोअर टाइम कांस्टेंट इंप्लाइज, कि अगर लोअर टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, क्या ये इंप्लाई कर रहा है, तो फास्टर एक्सपोनेंशियल राइज होगा, ठीक है। जितना टाइम कांस्टेंट आपका कम होगा उतना ही ज़्यादा तेजी से एक्सपोनेंशियल राइज होता है। तो सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज डिफाइंड एज, कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो होता है कैसे डिफाइंड होता है, तो ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ इक्वेशन कितना है उससे होता है, और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है। ये नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन से नहीं होता है, ठीक है, ये केवल 2 से होता है। ये नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन जो होता है ना, ये आपका टाइप को शो करता है कि आपका सिस्टम कौन से टाइप का है। अगर 0 रहेगा तो 0, अगर एक भी नहीं रहेगा तो वो 0, और 1 रहेगा तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ऐसे ही उसका जितने भी पोल्स आपके ओरिजिन पर आएंगे वैसे टाइप देखा जाता है। अगर ऑर्डर का बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पता हो जाता है, और टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपके इक्वेशन में कितने हैं, क्योंकि जितने पोल्स होंगे उतना ज़्यादा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन इसमें डी जो होता है राइट होगा, ए एंड बी, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स।